तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसका भी हम भाग 1 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि जीवों का वर्गीकरण का आधार क्या है, किस किस वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर जीव जगत का वर्गीकरण। बच्चों हम देखेंगे कि वर्गीकरण क्या है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि वर्गीकरण क्या है। ऐसी युक्ति है जिसमें हम जीवों का वर्गीकृत उनकी समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर करते हैं और तथा उनका अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। तो जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण किया गया। किनका? इनके जीवों का। जो भी हमारे यहाँ जीव है हमने पहले पढ़ ही लिए गुण। तो पादप और हम जंतु जगत के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली कि हम क्या कह रहे हैं कि इनके अध्ययन को सरलीकरण करने के लिए हमने जीवों का वर्गीकरण किया है। फिर हम बोल रहे हैं कि जीवों के वर्गीकरण के लिए जो पहले हम जब बात कर रहे थे कि ऐसे ही कि हाँ चलो इसकी संरचना ऐसी दिखती है तो अपन ने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन जब सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का यूज किया गया या वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग किया गया वो किसने किया? अरस्तु ने किया। अरस्तु एक महान वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें जो वैज्ञानिक है या साइंटिफिक मापदंडों का उपयोग किया। फिर अरस्तु ने पादपों को सरल आकारिक लक्षण, मतलब उन्होंने देखा कि जो पादप है उनकी क्या आकारिक लक्षण है, उस आधार पर इन्होंने इसको वृक्ष, झाड़ी तथा शाक में वर्गीकृत किया है। फिर हम देख रहे हैं कि जब हमने प्राणियों की बात करी, हमने दैट मीन्स है कि अरस्तु ने प्राणियों के बारे में सोचा तो उन्होंने लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति यानी कि जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने प्राणियों को क्या किया? वर्गीकृत किया। फिर हम बोल रहे हैं कि द्विजगत वर्गीकरण। हमें पता ही है बच्चों पहले से कि द्विजगत वर्गीकरण क्या, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि पादप पादप जगत पढ़ा था और एक जीव जगत पढ़ा था, यानी कि एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ये किसने दिया था बच्चों? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसको हम वर्गीकरण के जनक के नाम से भी जानते हैं। तो लिनियस ने सभी पादपों एवं जंतुओं को द्विजगत यानी 2 जगत में बांटा, जिसको हम पादप जगत और जंतु जगत के नाम से जानते हैं। पादपों एवं को प्लांटी एंड जंतुओं को एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया लिनियस ने। फिर हम बच्चों बोल रहे हैं कि लिनियस के वर्गीकरण की कमियां क्या थी। तो बच्चों जो हमारे लिनियस थे उन्होंने क्या किया कि वर्गीकरण का जो आधार रखा वो क्या रखा कि कैसे वो दिखते हैं, क्या उनका जो संरचना है या किस तरीके से उनका वंश नाम है या किस तरीके के कुल से वो संबंधित है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह की कोशिकाएं उनमें प्रेजेंट है या किस तरह का संश्लेषण वो करते हैं, रासायनिक संश्लेषण करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या फिर उनमें कितने केंद्रक है, केंद्रक की संख्या है और वो केंद्रक किस आकार में है, मतलब एक सुगठित केंद्रक है या फिर अव्यवस्थित केंद्रक है। इस आधार पर वो अपना वर्गीकरण नहीं कर पाए जीवों का। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया कि लिनियस के वर्गीकरण में कमियां निकाली और आर.एच. विटेकर ने फिर 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो आइए देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। लिनियस के वर्गीकरण के नियम के आधार पर, मतलब जब इन्होंने रखा तो द्विपद नाम जाति रखी थी कि वंश नाम रखा था और जाति संकेत चिन्ह रखा था, उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया। लेकिन इन्होंने प्रोकैरियोट यानी कि जिसमें असीम केंद्र की, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोट, जिसको हम समीम केंद्र की भी कहते हैं, एक कोशिका में मतलब जिसमें एक कोशिका उपस्थित होती है, या फिर जो हम बोल रहे हैं बहुकोशिकीय जिसमें जंतु आता है, पादप आता है या फिर मानव संरचना आती है, क्या वह प्रकाश संश्लेषी है या नहीं है, है ना, या वह अप्रकाश संश्लेषी है, या फिर
जो है उनमें ये अंतर ही नहीं कर पाए। जो कार्ल लिनियस थे उन्होंने क्या किया, वो वर्गीकरण तो किया बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा पादप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है और कौन सा पादप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। तो इन आधारों को देखते हुए जो है जीव जंतुओं का और वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर? जीव जंतु एवं पादपों को उनकी कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका भित्ति के लक्षण, उनके जो बाहरी आवरण पाया जाता है या कोशिका भित्ति जो पाई जाती है उनके आधार पर वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। उनकी पोषण की विधि कैसी है, सहजीवी है, परपोषी है, कीटभक्षी है, किस तरह का जो जीव है वो किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करता है, या हम बोल रहे हैं कि किस तरह के आवास में वो रहता है, स्थलीय है, वायवीय है, जलीय है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इस आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती गई। तो फिर क्या हुआ, इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए हमने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को सामने लेकर आया, जो थे हमारे R.H. विटेकर। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोषण के आधार पर, कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका की भित्ति के आधार पर जीव को बांटा। किस में? 5 जगत में। ठीक है, 5 जगत में इन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। तो इसे R.H. विटेकर द्वारा दिया गया। किसे? 5 जगत वर्गीकरण को। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे पादपों एवं जंतुओं को उनकी कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। जिसे मोनेरा, ये एक जगत है, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, तीसरा जगत है फंजाई जिसको हम कवक भी कहते हैं, फिर है प्लांटी यानी कि पादप जगत के बारे में बात करेंगे, और एनिमीलिया दैट मीन्स हम बात करेंगे जंतु जगत के बारे में। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मॉस, फंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि पादपों को भी इसमें सम्मिलित किया। फिर बच्चों हम देख रहे हैं कि इस जगत के समस्त जीव में कोशिकाओं का होना अनिवार्य था। मतलब जो हम बोल सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर जो R.H. विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण था, उसमें सभी जीवों में कोशिकाओं का पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, किंतु वो आपस में भिन्न थे लक्षणों के आधार पर। तो क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पर, इस जगत में जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी और आवश्यक समानता थी, जबकि उनमें अन्य लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण को किया, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और हम प्लांटी और एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा मोनेरा जगत। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो हैं अलग अलग तरीके से विभेदित किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। तो बच्चों ये देखिए आप, कोशिका के प्रकार, मतलब किस तरह की कोशिकाएं। अभी हमने जब बात करी कि जो लिनियस का वर्गीकरण था उसमें कोशिकाओं के बारे में नहीं बताया, तो जो विटेकर थे उन्होंने क्या किया, कोशिकाओं के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इस आधार पर जो मोनेरा है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय या एक कोशिकीय हम बोल सकते हैं। जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक्स है, यानी कि बहुकोशिकीय, और फंजाई भी यूकैरियोट्स में आता है, प्लांटी और एनिमीलिया भी यूकैरियोट्स में आता है। तो आपको क्या करना है कि बाकी सब तो यूकैरियोट्स है, बट केवल एक मोनेरा ऐसा संघ है, मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसके अंदर ये प्रोकैरियोट कोशिकाएं पाई जाती है। तो याद होना, अभी याद हो गया हमको कि बाकी जो 4 है वो यूकैरियोट्स में, लेकिन जो मोनेरा है वो क्या है, हमारा प्रोकैरियोट्स की श्रेणी में रखा गया है कोशिका के आधार पर। अब हम बोल रहे हैं बच्चों कोशिका भित्ति, मतलब किस तरह की कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस आधार पर हमने 5 जीव जगत को किस तरीके से बांटा है। तो हम बोल रहे हैं ये अकोशिक या बहुकोशिक जो होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। मतलब इनमें क्या पाया जाता है,
अमीनो अम्ल पाया जाता है और ये शर्करा युक्त होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी जो शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बहुलक के रूप में पाए जाते हैं इनकी कोशिका भित्ति में। ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा है कि जो कोशिका भित्ति है कुछ में उपस्थित हो रही है, कुछ में अनुपस्थित भी हो सकती है। किसमें? प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा बच्चों जगत है उसके अंदर कुछ जीवों में जो है भित्ति पाई जाती है और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर हम बोल रहे हैं कि फंजाई की जो बच्चों कोशिका भित्ति है वो बेसिकली सेल्यूलस रहित होती है, इसमें सेल्यूलस नहीं पाया जाता है, ये काइटिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो प्लांटी है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति। तो हम जब बोलेंगे कि प्लांट है, जो प्लांट की कोशिका भित्ति है बच्चों वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जबकि जंतुओं में ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति ही नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में। फिर हम बोल रहे हैं केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक के बाहर जो आवरण है या झिल्ली है वो पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो देखेंगे बच्चों जो मोनेरा जगत है उसमें अनुपस्थित है यानी कि नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट है, उपस्थित है। फिर 5 जगत में फंजाई के अंदर भी जो केंद्रक झिल्ली है वो पाई जाती है। फिर प्लांटी में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित है और एनिमिलिया में भी उपस्थित है। तो इसको याद करने का सबसे सही तरीका क्या है कि भैया प्रोटिस्टा से लेकर के और एनिमल किंगडम तक हमारे पास केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जबकि जो मोनेरा जगत है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। आया समझ में। फिर हम बोल रहे हैं काय संरचना, मतलब उनकी संरचना अकोशिकीय है, यानी कि कोशिका पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अभी हम संख्या की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि क्या कोशिका उपस्थित है या कोशिका अनुपस्थित है। तो हम यह बोल रहे हैं कि ये जो मोनेरा जगत के जीव हैं वो कोशिकीय होते हैं तथा प्रोटिस्टा के भी कोशिकीय होते हैं। हम फंजाई की बात करें तो ये बहुकोशिकी और अदृढ़ उत्तक होते हैं, मतलब बहुत ही लचीले टाइप के होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट जो किंगडम है या पादप जगत है उसके अंदर उत्तक पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम जंतु जगत के बारे में बात करेंगे तो पूरा ऑर्गन भी पाया जाएगा, टिश्यूज भी पाए जाएंगे और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा। दैट मीन्स अंग, अंगतंत्र और उत्तक इसमें मौजूद होंगे। किसमें? हमारे ये जो एनिमिलिया जगत है या जंतु जगत है उसके अंतर्गत। फिर हम बोल रहे हैं पोषण की विधि, किस तरह का पोषण इनमें पाया जाता है, मतलब ये संश्लेषी है या असंश्लेषी है। देखो आपको हमने जब बताया कि आर.एच. व्हिटेकर का जो आधार है बच्चों मतलब इसका वर्गीकरण का, वो इन्हीं आधार पर बनाया गया है। ये जो आधार है कोशिका के प्रकार, कोशिका की भित्ति, उनकी पोषण विधि, कौन सी संरचना कैसी पाई जाती है, यही। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि पोषण की विधि कैसी पाई जाती है, मतलब किस तरह का पोषण की क्रियाएं इनको करनी पड़ती है। तो स्वपोषी, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इनको रसायन और प्रकाश यानी कि लाइट और केमिकल्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में ही ये अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। तथा परपोषी व परजीवी भी ये होते हैं। परपोषी यानी कि किसी और की सतह पर अपने भोजन को ग्रहण करना और जीवन यापन करना, और मृतपोषी यानी कि जो मरे हुए अपघटक पदार्थ होते हैं उनसे भी ये अपना भोजन ग्रहण करके अपना जीवन बढ़ा सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि प्रोटिस्टा संघ में क्या हो रहा है, जो प्रोटिस्टा है वो भी स्वपोषी है लेकिन ये रसायन संश्लेषी नहीं है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी है तथा परपोषी है, मतलब ये किसी और की सतह पर अपने जो भोज्य पदार्थ हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं और अपना भोजन बना रहे हैं।
फिर हम बोल रहे हैं परपोषी। जो फंजाई है बच्चों वो हमेशा परपोषी होता है। आप देखेंगे कि आपकी जो रोटी है, रोटी पे कुछ दिनों के बाद एक पूरा ग्रीन कलर का एक मतलब स्ट्रक्चर बन जाता है, एक शेप बन जाती है। या फिर आप देखेंगे कि आप ब्रेड को रख दो तो ब्रेड पे भी हरी हरी एक बन जाता है कुछ, उसको हम बोलते हैं कवक। तो वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ पर या दूसरी सतह पर जाकर के अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अपना जीवन की वृद्धि करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं प्लांटी। आप सभी को पता है बच्चों, पादप जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि देखो पादप हम पे निर्भर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब भोजन बनाने के लिए एटलीस्ट। ये क्या करते हैं, प्रकाश से अपनी जो क्रियाविधि करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो जंतु जगत है बच्चों वो परपोषी होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे जीव जंतुओं पर या प्राणियों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे कि ये मृतपोषियों पर भी जानवर दूसरे जानवर को खा करके भी अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं कार्निवोर्स, जो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। फिर हम बोल रहे हैं कि इनमें कौन कौन सी प्रजनन की विधि, कि ये जो जीव हैं अपनी संख्या में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो जनन के द्वारा कर सकते हैं, और जनन की भी कौन सी क्रियाएं, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, चैप्टर 1 में, कि ये लैंगिक और अलैंगिक मुकुलन, विखंडन, ये सारी विधियां हमने पढ़ी थी। तो हम देखते हैं कि इनमें सयुग्मन पाया जाता है। किसमें, हमारे मोनेरा जगत के अंदर जो है वो सयुग्मन पाया जाता है। जबकि प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन भी होता है, यानी युग्मकों का फ्यूजन होता है, तथा सयुग्मन भी इसमें पाया जाता है। फिर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फंजाई है उसके अंदर जो जनन क्रिया है वो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन निषेचन की क्रिया उनमें पाई जाती है। और पादप में भी और जंतु जगत में भी निषेचन की क्रिया पाई जाती है। तो बच्चों इस वाली जो टेबल को आप एक पेपर पे बनाइए, आराम से जहां पर आप ज़्यादा देर बैठते हैं उस पर चिपकाइए और बार बार इसको देखिए, आपको ज़रूर से याद हो जाएगी। और बच्चों इसमें विभेद करने के लिए आपको सारे जगत को जब अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो शायद रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर हम बोल रहे हैं कि मोनेरा जगत, अब हम जो पहला जगत पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया, यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया को कौन से जगत में रखा गया है या फिर मोनेरा में किस जीव को रखा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं सभी प्रकार के वो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए गए हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया है बच्चों, जिसको हम जीवाणु भी कहते हैं, तो जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक होती है तथा ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो एवरीवेयर है, जिसको हम कह सकते हैं ओमनीवेयर है, हर जगह ये पाए जा सकते हैं। ये गर्म जल, मरुस्थल, बर्फ वे गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। देख लो बच्चों, इनको तो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ये इजीली गर्म जल में, मरुस्थल में, बर्फ में और गहरे समुद्र में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है उनको हम कितने आधार पर बांट सकते हैं। तो बच्चों जो बैक्टीरिया है उनको हम उनकी संरचना के आधार पर, मतलब जो आकारिक की संरचना है, जो मॉर्फोलॉजी है, उसके आधार पर हम इसको बेसिकली 4 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है कोकस। बच्चों जब भी कोकस आए तो आप ये समझ लीजिए कि ये गोलाकार आकृति के होंगे, है ना। यदि ये गोलाकार संरचना एक सीधी चेन में रहेंगे, है ना, यदि जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है बच्चों, यदि वो गोल आकार का है और वो एक चैन वाली श्रृंखला में उपस्थित है, तो उसका उदाहरण है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। यदि हम बोल रहे हैं कि वो एक गुच्छे में है, जैसे अंगूर का गुच्छा, याद रखने के लिए, तो उसको हम जो उदाहरण देंगे वो देंगे स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि ये अंगूर के गुच्छे के समान गोलाकार आकृति में उपस्थित होते हैं। फिर हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जब अपन कोकाए बोलेंगे ना, एक तो देखो कोकस, कोकस बोलेंगे एक वचन, और जब अपन कोकाए बोलेंगे तो यानी बहुत सारे जीवाणु उस समय उपस्थित है, वो भी गोलाकार आकृति वाले। आया समझ में। फिर हम बोल रहे हैं छड़ाकार बैसिलस। छड़ाकार बैसिलस बच्चों इस तरह की संरचना के होते हैं, ये बैसिलस होते हैं, ठीक है। इसमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेराई इसका एग्जाम्पल है, जो डिप्थीरिया,
कॉज करने में मतलब कॉज करने का रीज़न होता है, मतलब जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है या इसी जीवाणु की वजह से होती है। फिर हम बोल रहे हैं कॉमा के आकार, आप तो कॉमा लगाते हो ना, ये इस आकार का बैक्टीरिया होता है जिसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेराए। फिर बच्चों हम बोल रहे हैं कि सर्पिला आकार, मतलब ये सांप की आकार की शेप का होता है, यूं 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 करके चला जाता है। तो देखो बच्चों ये है स्पाइरल, मतलब ये इस तरीके से जैसे अपनी स्प्रिंग होती है बच्चों, इस तरह की स्पाइरल शेप होती है और इसमें कशाब भी पाए जाते हैं। कशाब यानी कि जो उनको चलने में या मोशन करने में या गतिमान रखने में मदद करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बच्चों, क्या एग्जाम्पल है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। हेलिकोबैक्टर पायलोरी इसका एग्जाम्पल है किसका, सर्पिलाकार स्पाइरलम बैक्टीरिया का। फिर हम बोल रहे हैं कि ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। जो बच्चे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी कार्बन का अभाव होना, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन से, जो हमने मोनेरा में बैक्टीरिया रखा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी दोनों होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं रसायनों की उपस्थिति में तथा प्रकाश की उपस्थिति में। फिर हम बोल रहे हैं ये अपना भोजन अन्य जीवधारियों यानी कि ये परपोषी हो सकते हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को यानी कि मृतपोषी भी होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो मोनेरा जगत के बैक्टीरिया को हमने लिया है ये प्रकाश संश्लेषी है, रसायन संश्लेषी है, स्वपोषी होते हैं, इसके अलावा ये मृतपोषी भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं बच्चों, जो अन्य जीवधारियों पर हो, मतलब परपोषी भी ये हो सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि आद्य बैक्टीरिया, अपन जो बच्चों अभी पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत, उसमें हमने पहले पढ़ा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फिर हम दूसरा पढ़े हैं आद्य बैक्टीरिया। कि आद्य बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों, इनमें कुछ जो कोशिका की संरचना है या कोशिका भित्ति है इनमें बहुत विशिष्ट प्रकार की पाई जाती है। ये विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। जैसे आप मानिए कि गर्म जल हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, वहाँ पर भी ये सस्टेन कर सकते हैं, मतलब ये रह सकते हैं। या हम बोले कि जैसे लावा वाली जगह होती है, बहुत ज़्यादा लावा जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर भी ये हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नमकीन वाले क्षेत्र में जैसे लवणीय जहाँ सॉल्टी एरिया होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले आद्य बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल है बच्चों हेलोफी। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि गर्म झरने यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है, झरने हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बच्चों थर्मो एसिडोफिलस। थर्मो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो, तो याद करने में इजी रहेगा। थर्मो एसिडोफिलस यानी एसिडिक है, थर्मोफिलस है, ऐसे जो बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोल रहे हैं, आद्य बैक्टीरिया बोल रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कच्छ क्षेत्र। जो बच्चों कच्छ क्षेत्र होता है वहाँ पर मेथेनोजन टाइप के आद्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं आद्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अलग होती है क्योंकि इनमें एक ऐसी विशेष मतलब चीज़ पाई जाती है, विशेष घटकों से मिलकर बनी होती है, जिसकी वजह से ये विषम परिस्थितियों में भी आराम से जीवित रह सकते हैं। इसी कारण से ये प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रह सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो मैथोजन बैक्टीरिया, ये आद्य बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। जो मैथोजन बैक्टीरिया ना बच्चों, वो गाय भैंस की जो आंतें होती है, जिसको हम कहते हैं ना आंतें, आंत्र, उसके अंदर भी उपस्थित रहते हैं, जो जुगाली करते हैं। देखो बच्चों, रूमिनेंट जो जानवर होते हैं वो उनको बोलते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं ऐसे करके जो खाते हैं उनको बोलते हैं जुगाली करने वाले जीव। जैसे कि गाय भैंस, उनकी आंतों में मैथोनोजन बैक्टीरिया यानी कि आद्य बैक्टीरिया उपस्थित रहता है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि यू बैक्टीरिया। बच्चों अभी हमने जीवाणु पढ़ लिया, आद्य बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया। इसको हम वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, ठीक है, रिजिड नेचर की, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से होती है। फिर हम बोल रहे हैं इसमें कशाभ पाया जाता है। कशाभ हमने बात करी थी अभी, जो इसे चलने में हेल्प करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो यू बैक्टीरिया है वो गतिमान जीवाणु भी है, यानी कि इसमें मोशन पाया जा सकता है, ये आराम से गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कशाभ पाया जाता है। फिर हम बोल रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। जो बच्चों साइनोबैक्टीरिया है उसको हम नीलहरित शैवाल कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं, अपने आप को नीला रंग या फिर लाल रंग देने में सक्षम होते हैं। तो ये क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनको ये जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। फिर बच्चों हम बोल रहे हैं, देखो ये एग्जाम्पल है नॉस्ट्रॉक का, ठीक है, ये देखो पूरा इनमें ये कशाभ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं ये एक कोशिकीय, क्लोनीय, तंतुमय और अलवण जलीय समुद्री स्थलीय शैवाल है, यानी कि जो अलवणीय समुद्र है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्थल पे प्रेजेंट होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, क्लोनीय होती है, यानी एक कोशिका की संरचना फिर दूसरी कोशिका की संरचना, ऐसे क्लोनीय होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं इनकी कॉलोनी जो इनकी संरचना है बच्चों, वो थोड़ी सी चिपचिपी जेलीनुमा संरचना होती है, आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल से पोषित होती है। जैसे जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, जहाँ पर गंदगी पाई जाती है, वो उस जल का उपयोग करके ये अपनी कॉलोनी को विकसित कर सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं ये रसायन संश्लेषी सपोषी बैक्टीरिया है, मतलब ये रसायनों का उपयोग करके या केमिकल्स का उपयोग करके खुद का भोजन बनाते हैं। जो हमने अभी डायग्राम देखा, जैसे नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे, मतलब जो अकार्बनिक पदार्थ है वो क्या है हमारे, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाँ या ना, तो उनका उपयोग करके एटीपी के रूप में अपनी एनर्जी को लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर पुनः चक्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। जो एग्जाम्पल हमने देखा वो नॉस्ट्रॉक एवं एनाबीना का देखा। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, हमारा यू बैक्टीरिया है, वास्तविक बैक्टीरिया है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि ये क्या होता है, कॉलोनी का बना होता है, एक कोशिकीय की इनकी संरचना होती है, रसायन स्वपोषी होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थों से अपना जो है भोजन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा नॉस्ट्रॉक और एनाबीना। फिर हम जो बोल रहे हैं वो है परपोषी बैक्टीरिया। जो बच्चों परपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरों की जीवों पर या उनकी सतह पर रुककर अपना पोषण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये प्रकृति में बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको आराम से भोजन मिल जाता है तो आराम से ये जीवित रह पाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण अपघटक पाए जाते हैं और इनमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बहुत अपघटक पाए जाते हैं, जिससे कि दूसरी कोशिकाओं पे जाकर उनको अपघटित करके खुद का भोजन प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग अनेक जीवन संबंधी गतिविधियों में भी यूज करते हैं, मतलब अपन डे टू डे लाइफ में या हमारे दिन प्रतिदिन जो जिंदगी है उसके अंदर हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे दूध से दही बनाने में, अपन दूध को कहते हैं ना दही डाल दो और फट जाता है, फिर कर्ड बना लेते हैं, लेकिन इनमें जो जीवाणु यूटिलाइज होता है उसका नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस, यानी कि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस करके, या दही में लैक्टोबैसिलस करके जीवाणु पाया जाता है, जिसको हम परपोषी बैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रतिजैविकों के उत्पादन में बच्चों, प्रतिजैविक जैसे आप कहते हैं ना एंटीबायोटिक, आपने सुना होगा कि जो जैसे डॉक्टर होता है वो कहता है बुखार की दवाई ले लो या जुकाम की दवाई ले लो, लेकिन इसके साथ में एंटीबायोटिक भी देता है, यानी कि जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो ड्रग्स होती हैं वो भी देता है। वो क्या करता है कि जो अपने ये हैं बच्चों बैक्टीरिया हैं या जीवाणु हैं उनको अपघटित करता है या उनका विघटन करता है ताकि वो मर जाएं, ठीक है। तो हम प्रतिजैविकों के रूप में भी इसको यूज लेते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों वो है पेनिसिलियम नोटेटम।
ठीक है। लेग्यूम पादप की जड़ों में जो बच्चों राइजोम होता है, जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी पादपों की जड़ों में भी क्या होता है, स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु अपना भाग लेते हैं या सहयोग देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। फिर बच्चों हम बोल रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं रोगजनक भी होते हैं। रोगजनक यानी कि देखो बच्चों, अपनी बॉडी में भी बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है अपनी बॉडी में बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु की उपस्थिति नहीं, हमारे हाथों में बैक्टीरिया है। यदि कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे हाथ की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए रोग कारक भी होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देते हैं, हमें बीमार बना देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं बच्चों, रोगजनक होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, मतलब सफल होते हैं या रोग करने के लिए ही वो बने हुए होते हैं, जो मनुष्य, फसलों, फार्म व पालतू पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। देखो ये जीवों में भी कर सकते हैं, मतलब ये मनुष्य में भी कर सकते हैं, पादपों में भी कर सकते हैं और जीव जंतुओं में भी आसानी से बीमारी को पैदा कर सकते हैं, जैसे हैजा, ठीक है, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंसर आदि ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा हम लोगों को हो जाती है। बैक्टीरिया में बच्चों बाइनरी विभाजन पाया जाता है। हम पहले चैप्टर में भी बात कर चुके हैं कि इनमें द्विविभाजन पाया जाता है, यानी कि ये एक कोशिका है, इसमें एक खांच बनी, एक कोशिका ये बन गई, दूसरी कोशिका ये बन गई, यानी कि ये द्विविभाजन करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा, जो बच्चों माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वो एसेल्यूलर होता है, मतलब उसमें कोशिकाएं नहीं है। फिर हम बोलते हैं इसमें छोटी जीवित कोशिकाएं होती है, इसमें जो होती है वो छोटी जीवित कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोप्लाज्मा है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें कुछ कुछ ऐसी छोटी कोशिकाएं होती है जिसमें ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह लेते हैं। कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों व पादपों में रोग कारक करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना टीबी हो गई, तो टीबी में जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा ही टीबी होता है, जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या पाया जा रहा है, द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया की कोशिका है, हाँ या ना। अब कोशिका में ये कोशिकाएं बनी हुई है, ये एक कोशिका है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक विभाजन हुआ जिसको हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन, द्विविभाजन हम इसको कह रहे हैं। ये आपस में क्या हो रही है, खांच बना रही है और दो कोशिकाओं में बट रही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इस तरीके से एक कोशिका है, ये यहाँ पर एक खांच बनी, तो आगे जाकर के ये एक कोशिका और एक ही कोशिका, तो इस तरीके से बैक्टीरिया ने क्या किया, द्विविभाजन किया और अपनी संख्या में गुणन किया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो भाग है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, नए पार्ट के साथ में। जब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।